अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और एक और दिन और आज फिर हमने देखा कि डॉलर कम हुआ और डॉलर के कम होते ही शायद अवाम की उम्मीदें जो हैं वो भी लो हो गई हैं या और इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर्स हैं सियासी वो हाई हो गए हैं। अब ये हाई टेम्परेचर्स का जो मामला है ये फ़ौरन साजिश से शुरू होता हुआ फ़ौरन फंडिंग पर आकर ख़त्म हो गया है और ये आलमी साजिश जो अमरीकी साजिश थी और एक ने पैसे बाहर भेज दिए और एक ने पैसे चंदे के थ्रू जमा कर लिए। अब मामला ये है कि इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करनी है हुकूमत ने तो वो ज़रूर करनी है और उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक के हिसाब से वो रेफरेंस फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को 3 दिन में जवाब देना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पीछे रहने वाली है। आज एक जमघटा लगा रहा रेड जोन के फोरफ्रंट पे और तमाम लोग वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे। कहा देखिए हमारे पास मिसाइल हैं, हाथ में बंदूकें हैं और बार बार मुतालबा करते रहे कि इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें, बल्कि पूरी इलेक्शन कमीशन ही रिजाइन करे। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुख किया, वहाँ पे अपनी जो रेफरेंस थी वो जमा कराई और फिर जमा कराते ही वापस ले ली। शायद चेंज ऑफ हार्ट हुआ हो या उनको याद आ गया हो या उन्होंने सोचा हो कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये तमाम तर जो हम बयानात देते हैं अवाम में शायद ये मकबूल ना हो और कबूल भी ना हो। साथ ही साथ इस वक्त जो हुकूमत अपने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रेड जोन को बंद करके सील करके बैठी हुई है वो तो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रेप्यूटेशन है। 2014 में उन्होंने जिस तरह से धरना दिया, जिस तरह के फसाद क्रिएट किया, अभी भी उनको यही डर था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ तवक्को कोई अपने साथ इस तरह का मवाद नहीं लाई, वरना टीयर गैस शेलिंग उनके पास थी, डंडे उनके पास थे, लाठियां उनके पास थी और बरसने थे तो बरस भी जाते। लेकिन इस तमाम तनाजुर में इमरान खान साहब कहाँ न्यूट्रल्स का पीछा छोड़ते हैं। एक बार फिर इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम क्या बल्कि लगा दिया है। अब उसको सबूत भी ले आए, उनके इल्ज़ामात तो हर कोई लगाता है। हम तो नाम दे देते हैं उन लोगों को और हम कहते हैं कि जी नाम दे दिए हमने, अब आप बताएं कि ये हैं कि नहीं है। तो जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं उन नामों की तरफ वो नाम क्यों नहीं लेते। ना पीडीएम लेती है ना खान साहब लेते हैं। सुनिए जी क्या कहा उन्होंने। सबसे बड़े लीडर का सबसे मुस्तनद सहाफ़ी से एक इंटरव्यू आपने मुलायजा फरमाया और ये वही सहाफ़ी हैं जो कि मेरे साउंड बाइट को लेकर इस्तेमाल करके दूसरे लोगों से पूछ रहे हैं कि आप जवाब दें। तो जवाब तो जिन्होंने देना है वो दें, वो क्यों दें जिनको बार बार आप एड्रेस कर रहे हैं। जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया जवाब तो उनका बनता है। खैर साथ ही साथ जाहिर है आपको याद होगा कि अमरीकी साजिश है, लेकिन ये मत भूलिए कि अमरीकी एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम आज महमूद खान साहब से मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब क्या इमरान खान साहब को ये डर है या खौफ है कि वो साजिश जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गई है और शायद उनकी असेंबली वहां से गायब हो जाए, शायद सभी लोटे बन जाएं। लेकिन देखिए ना कॉल और फेल में कितना तजाद है। लेकिन कॉल और फेल में तो तजाद इसलिए भी है क्योंकि बार बार कहा जाता है अवाम बेदार हो गई है, अवाम में शऊर पैदा हो गया है। काश कि हमारे सियासतदानों में भी ये बेदारी और शऊर आ जाए तो उनको भी पता चल जाए कि अवाम का मसला उनके लिए इलेक्शन कमीशन की फंडिंग नहीं है, एक रेफरेंस दायर करना या वो नहीं है, वो एक कानूनी मामलात हैं चलते रहते हैं। लेकिन पूरे मुल्क का फोकस अवाम होने चाहिए, ना कि ये केसेस एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ बयानात। एक सर्वे हुआ है जी, फ्रांस का एक इदारा है, उसने एक सर्वे किया है, PSOS फ्रांस के इदारे का नाम है। उसने पाकिस्तान को 7 ममालिक में करार दिया है जहां पर महंगाई जोरों पर है और हम 7 ममालिक में आते हैं जहां महंगाई सबसे ज्यादा है और ये 4,000 लोगों के सैंपल पे किया गया है। आप अगर इसमें देखें तो 81% कहते हैं 81 लोग कहते हैं कि महंगाई इनका मसला है, 55 लोग कहते हैं हमारा मसला बेरोजगारी है ना कि इलेक्शन कमीशन का फंड, 31% कहते हैं हमारा मसला गुर्बत है ना कि इमरान खान साहब की ताहाल लाइफ टाइम, ठीक है जी, अदम करप्शन का जो मामला है वो सिर्फ 16% उसमें इंटरेस्टेड नजर आते हैं और अदम मसावात और गुर्बत जो है 39% है और करप्शन के लिए करप्शन इज 39% और 16% कंसर्न हैं अपने तालीमी मयार के हवाले से। 94% यानी कि 94% पिछले एक साल में इसलिए परेशान है क्योंकि महंगाई में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है उनके लिए। 92% आज के अखराजात इसलिए परेशान है कि उनके आज के अखराजात एक साल पहले के अखराजात से ज्यादा हो गए हैं। 94% और 92%, कई फॉरेन फंडिंग, इलेक्शन कमीशन, कोई मामला इस पर ज़ेर गौर नहीं है। 84% अपने रोजमर्रा के अखराजात से तंग हैं और इसके लिए बड़े परेशान हैं और 81%
अपने लाइफस्टाइल यानी कि रहन सहन में जो और अखराजात में जो कमी आ रही है उसको भी, उसके लिए भी फिक्रमंद हैं। तो ये तमाम तर जो हम कहते हैं कि अवाम के लिए अवाम के लिए अवाम के लिए, वो 200 अरब जो लाके इसके मुंह पे मारने थे उसके मुंह पे मारने थे, और ये जो 1150 अरब इस हुकूमत ने अंडर द कारपेट कर दिए हैं, तमाम तर चीज़ों से दूर अवाम के अपने मसाइल हैं और अवाम के लिए आपके पास वक्त कम है, और जाहिर है एक दूसरे के लिए मुखालफत करने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त इतना ज़्यादा हो गया है कि टेम्परेचर्स आर सोरिंग, लेकिन इस मुल्क में जो एक अनसर्टनिटी की कैफियत है वो कम नहीं हो रही। इस पर मजीद बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ हैं। चौधरी मंजूर साहब, एक तो पहले क्योंकि पंजाब से आपका ताल्लुक है तो मुझे तो आज बड़ी हैरत हुई है, मैं तो उसी सवाल से आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि आई एम एक्चुअली वेरी स्टन्ड कि NA 157 जो शाह महमूद कुरैशी साहब की सीट, जो उनके बेटे की सीट थी जैन कुरैशी साहब की, जो अभी वेकेंट हुई थी बिकॉज वो एक MPA बन गए हैं, तो MNA की सीट है जहां पर उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी को उन्होंने नामजद कर दिया है। तो ये मौरूसी सियासत तो इस पार्टी का नारा है, बयानिया है, तो ये मौरूसी सियासत में नहीं आता कि बेटा बेटी दोनों सियासत में है? पहले तो शुक्रिया आपका, लेकिन चूँकि वो PTI से है, वो परवेज़ खटक साहब का सारा ख़ानदान हो, वो मरूसी सियासत नहीं है, उनका बेटा लड़े, मरूसी सियासत नहीं है, उनके कोई जैन कुरैशी साहब की सीट से उनकी बेटी को, उसकी सिस्टर को लड़ाया जाए, बहन को लड़ाया जाए, वो मरूसी सियासत नहीं है। आप उनके कितने मैं नाम लूँ, वो सारे के सारे जो हैं वो अपने बच्चों को लड़वा रहे हैं। वो चूँकि PTI से हैं तो वो मौरूसी सियासत नहीं है। करप्शन अगर पंजाब के अंदर देखें तो जो वो फरागोगी ने और जिस तरह से जो हुई, जिन जिन लोगों ने की, वो करप्शन नहीं है चूँकि PTI ने की है। सो इसलिए वो जो उनके कॉल और फेल की बात करते हैं, कॉल तो कोई है ही नहीं, तो जो उनका फेल है वो वैसे ही फेल हो गया। एक बात देखिए। दूसरी बात, अगर आप एक्चुअल इशू जो है, मैंने आज तक जितने सर्वे देखे हैं उसमें नंबर 1 इशू हमेशा महंगाई रहता है, क्योंकि वो लोगों का एक्चुअल इशू कंसर्न ये है। लेकिन अलमिया इस वक्त मुल्क का ये है कि हम डिफ़ॉल्ट से वापस मुड़ रहे हैं। टेक्निकली तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया था, लेकिन अब उससे वापस मुड़ रहे हैं। लेकिन अलमिया क्या है कि इस मुल्क के हुक्मरान तबकात के तमाम हिस्से कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। उसमें आप पॉलिटिशियंस को देख लें, उसमें आप अदलिया को देख लें, उसमें आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, उसमें आप फौजी जर्नलों को देख लें, उसमें आप सरमायादारों को देख लें, जागीरदारों को ले देकर फिर टैक्स किधर आ रहा है? आम आदमी पे आ रहा है। वो आम आदमी को मारो टैक्सों के जरिए, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान तबकात कोई एक लम्हे के लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने तबके के लंबे अरसे के मुफादात को भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये है कोताबीनी, ये है शॉर्ट साइटेडनेस इस मुल्क के हुक्मरान तबकात की। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कितनी देर इन चीज़ों को आगे ले पाएंगे? आम आदमी जो है उसका महंगाई से बुरा हाल हो गया है, बेरोजगारी जो है इस कदर है कि आपको कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि हालत क्या है। पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। हम क्या चीज़ें बना रहे थे, 500 बंदे के लिए बना रहे थे एक अस्पताल, वहाँ पे 5000 जा रहा है, वो कैसे सस्टेन करेगा? तो ये एक्चुअल इश्यूज ये हैं लोगों के, जिन पे बात नहीं हो रही। और अगर हो भी रही है तो बिल्कुल एक छोटा सा सुपर टैक्स लगाया, उस पर चीखें निकल गई। अब वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगाते? जो एक्चुअल टैक्स है, जो अमीरों पे टैक्स लगता है सारी दुनिया के अंदर, वो तो वेल्थ टैक्स है, दौलत पे टैक्स है, वो लगाते नहीं है। आप सेल्स टैक्स को बढ़ाकर जो आम आदमी जो भी चीज खरीदेगा, मैं जाऊं आप जाएं, आम आदमी, चूंकि इस मुल्क में गरीब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको 80-90% टैक्स जो है वो आज भी गरीब लोगों से या मुलाजमों से ले रहे हैं, बाकी तो किसी से कोई टैक्स ले नहीं रहे। आपने आज देखा होगा, वैसे आपकी बात इंटरजेक्ट कर रही हूँ सर, मगर वो आपने देखा होगा मरियम नवाज शरीफ साहब बड़ी कंसर्न थी कि ये जो ताजरों के लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं, दुकानदारों के लिए बिजली की कीमतें, उनमें टैक्स जो इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ये 30 अरब की रकम है, अब ये सैलरी तबके पर आएगी। तो क्या सैलरी तबके नहीं तमाम आपके जो है टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर रहा है? और एक तो उनके पास ओहदा कोई नहीं है, ठीक है, वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, कैन शी इंटरफेयर लाइक दिस? और वो कह रही है जी ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और उनकी इंटरफेरेंस पे ये चीज वापस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब डोंट यू थिंक द गवर्नमेंट शुड हैव अ से इन दिस? नहीं, देखिए, ये पार्टियां जो होती हैं वो बिल्कुल अपनी हुकूमतों को बिल्कुल गाइड भी करती हैं, उनको सजेस्ट भी करती हैं, उनको प्रेस भी करती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या आपने जिस तरह से ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, मैं कह रहा हूं कि आप वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो एक बंदे ने अपने एहसासे दिए हुए ना, उसकी वेल्थ आपके सामने पड़ी है, उस पर टैक्स क्यों नहीं लगाते आप?
उसकी बजाय आप कभी इधर से आ जाते हैं इतने अरब, 20 अरब, 30 अरब। आप यहाँ पे लोगों के पास, एक एक बंदे के पास 100-100 अरब रुपए से ज्यादा की दौलत मौजूद है, उस पर टैक्स लगाते नहीं आप। उनकी जायदादें हैं, उनके प्लॉट्स हैं, उन्होंने 100-100 प्लॉट्स लिए हुए हैं, प्लाजाज खड़े किए हुए हैं, कोई टैक्स लगाता नहीं है, ना वो देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बता दीजिए चौधरी मंजूर साहब, क्योंकि अब इलेक्शन कमिश्नर का मामला है, अब वो कह रहे हैं जी न्यूट्रल ने सजेस्ट किया था, फिर मुझे पता चला जी मेरे तो चीखें निकल गई मेरे लोगों की, उन्होंने कहा ये तो नून लीग के घर का आदमी है, अब ये घर के आदमी को आप हटाइए। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम गारंटी देते हैं कि वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगा। अब ले दे के सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर फैसले में कुछ नहीं है तो फैसले को इतने अरसे तक 8 स्टे, वकील बदलो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन दायर करो, फिर वहां से उनको रोको, 1 महीने की डेडलाइन को खत्म करवाओ, और अभी भी अगर खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो इस वक्त मसला क्या है, मुअम्मा क्या है? मुझे तो ये कोई समझा दे कि इस वक्त क्या इलेक्शन कमिश्नर ने कर दिया। अगर कुछ नहीं निकला तो ये तो इलेक्शन कमिश्नर ने आप पर फेवर कर दिया। आपको तो मजाक उड़ाना चाहिए नून लीग का कि देखें जी आप तो सोच रहे थे, मुतालबा कर रहे थे, आया तो कुछ नहीं। लेकिन ये तो उल्टा ही मामला चल रहा है सर। नहीं, देखिए 2-3 चीज़ों को आपको जेहन में रखना है। पहली बात यह है कि ये रेलवे के सेक्रेटरी थे सिकंदर सुल्तान राजा, और वो लेटर मौजूद है, ख़त मौजूद है जो शेख रशीद ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को बतौर मिनिस्टर रेलवे कि ये अगर इधर से रिटायर हो रहे हैं तो आप इनको उधर ले जाएं, ये बहुत ज़बरदस्त बंदा है, अपराइट है, ऑनेस्ट है, सारी बातें की। वो लेटर तो मौजूद है ना, उसकी बुनियाद पर इसको सिलेक्ट किया गया। और नाम किसने पेश किया? हुकूमत ने पेश किया। भी आपको पता है अब ये न्यूट्रल्स पे आ गए हैं। वो नहीं, मेरी बात सुन लेना। फिर अगर इमरान खान इतने भोले हैं कि वो इन बातों में आ गए हैं, तो फिर उनको हर बात, जो बंदा दुरुस्त बात करेगा वो उनके बारे में नहीं, वो कोई जज हो, वो कोई जनरल हो, वो कोई पॉलिटिशियन हो, वो कोई इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, एक आईनी इदारा है। आप ऐसे मजाक, और वो रिकॉर्ड फुटेज मौजूद है रिकॉर्ड पे, जिस पे कहते थे कि मैंने एक जबरदस्त बंदा लगाया। अब देखना आदिल अब्बासी के साथ जो इंटरव्यू, अब देखना वो इलेक्शन कैसे होते हैं। पहले ये अपने अंपायर ले आते थे, एक तो सवाए वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी के से बाहर निकलते ही नहीं है, उन्हें कोई पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी और आती ही नहीं है। लेकिन ये अगर इस तरह से आप, जो लोग कहते हैं ना फैसले में कुछ नहीं है, फैसले में 3-4 चीजें थी जो वो मैक्सिमम हो सकती थी। इस केस के अंदर जो कुछ हुआ है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अभी मुझे नहीं समझ आ रही ये हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत के पास इस केस में तहकीकात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। फॉरेन फंडिंग साबित हो गई, ममनुआ फंडिंग साबित होगी, जाली एफिडेविट साबित हो गया, शोकाज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है पीटीआई को बतौर पार्टी। अब वो और क्या कर सकते हैं? अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये बात एक गलत है। हुकूमत को चाहिए इस वक्त, मैं आज हुकूमत को बता रहा हूं कि जो 83 अरब रुपया KESC का चोरी हुआ था, इब्राज ग्रुप ने चोरी किया था, वो चोरी होकर पाकिस्तान से बाहर गया है और वो घूमकर पीटीआई के अकाउंट्स में आया। अब अगर ये हुकूमत तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं खत लिखती? क्यों नहीं दुबई वालों को खत लिखती? क्यों नहीं नेशनल क्राइम एजेंसी को इंग्लैंड में खत लिखती कि ये हमारा पैसा चोरी होके गया है, यहां से पाकिस्तान से चोरी होके गया है और वो वापस आया, हमें इसकी तफसीलात दें। वो साइमन क्लार्क जो फाइनेंशियल था वो तो कह रहा है कि मेरे पास इससे ज्यादा सबूत हैं। तो क्या चाहिए इनको? अमेरिका में तहकीकात जो है वो अलहदा से है, उसमें जो फिगर आ रही है वो तो बहुत बड़ी फिगर आ रही है कि ये जो पीटीआई के आए। अब आप असद कैसर से लेकर आप 13 अकाउंट्स आपने कहे कि ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक नहीं, उससे में पैसे आए हैं, वहां से पीटीआई को गए हैं, तो क्या गवर्नमेंट उसमें तहकीकात नहीं कर सकती? मुझे नहीं लगता कि ये क्यों बैठे हुए हैं। इनको तहकीकात करनी चाहिए और सारी चीजें बिल्कुल सामने लेकर लोगों के आनी चाहिए। अब मसला ये नहीं है कि वो नाहल होते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि अगर इतना बड़ा फंड मौजूद हो तो उसके सामने पॉलिटिक्स कैसे होगी? अगर कल को मुझे आप कहें कि आप मलिक रियाज के सामने इलेक्शन लड़े, मैं कैसे लड़ सकता हूं? पहले भी मेरे वाले हल्के में ऐसा ही है कि वो पैसे बांटते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। तो कैसे आप लड़ सकेंगे? जो सियासी कारकुन है वो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होते जा रहे हैं, सारी पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर होते चले जा रहे हैं, और इस किस्म के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और आज पीटीआई कह रही है एक दिन के अंदर जलसा कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है?
अगर आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है तो कैसे आप एक दिन के अंदर जलसा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हमें तो महीनों लग जाते हैं जलसा करने के लिए। इधर से फंड इकट्ठे करो, तुम वो कुर्सियों पे $23, पैसे दो, 50 तुम US झंडों पे डॉलर, दो, वो तुम ये यूरो, करो, आप तुम देखे ना कितने। आज आपने चावल कुरैशी साहब की भी स्पीच सुनी होगी, चौधरी मंजूर साहब, वो जो खवातीन के हवाले से शुरू हुए थे कि खवातीन होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी उनका एक कोटा है, फलां है। मुझे समझ नहीं आई कि आज उन्होंने ये गुफ्तगू क्यों की। फिर मुझे ये पता चला कि शायद खवातीन जो हैं वो अपनी आने वाली नस्ल की एजुकेशन और उनकी परवरिश पे बहुत फोकस करती हैं, इसलिए दे आर बेटर डिसाइडर्स ऑफ उनका जो फंड है या चैरिटी है वो कहाँ जानी चाहिए। आप देख रहे हैं लबे लुबाब जो है इसका वो यहाँ निकलता है। आप इससे अग्री करेंगे? नहीं, वो यहाँ निकला कि उन्होंने अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाना था, तो आज खवातीन के हकूक याद आ गए। हाँ ठीक है। इरफान कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं जरा एक मिनट उनसे भी बात कर लूं सर, क्योंकि सियासी बयानात इतने हैं कादिर साहब, और इस वक्त तो हम अदलिया और अदल के हवाले से आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जो केस बनाने जा रहे हैं, जो रेफरेंस दायर करेगी हुकूमत, ये कहीं स्टैंड करती है और फिर ये उम्मीद तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि लार्जर बेंच बनेगा या 3 जजेस डिसाइड नहीं करेंगे। तो जाहिर है ये डिसीजन तो हुकूमत की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ही है। अगर आप मुझे करेक्ट कर दें सर इस मामले में। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेशक फिर 3 जजेस का बेंच बना दें, क्योंकि उन्होंने पहले भी 3 जजेस का बेंच बनाया था और अनप्रेसिडेंटेड उनका क्रिटिसिज्म हुआ है, जो कि कभी किसी चीफ जस्टिस के या किसी बेंच का पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और अगर वो फिर यही चाह रहे हैं कि 3 जजेस का बेंच बना के जो मर्जी फैसला दे दें और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसा बेंच हो जिसपे के न्यूट्रलिटी का जो एक इम्प्रेशन भी ना कायम कर सके, तो फिर उसका नुकसान किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट के बेंच को होगा, और सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडरमाइन होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा वो 3 जजेस का बेंच बनाएंगे, और इस वक्त तो इस दफा वो मजबूर हो जाएंगे कि लार्जर बेंच बनाए, और बनाएंगे, बड़ा बेंच बनाएंगे इस दफा। और आपको इनकी रेफरेंस में कोई नजर आती है कि कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है? और जाहिर है कि वो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 2 की भी उसमें, और फिर 7 की, 17 की। अब ये भी एक वो है कि किस हिसाब से, और फिर जाहिर है कि वो सादिक और अमीन वाला मामला भी है। लेकिन आप बता दीजिए कि क्या चीज इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आती है आपको इस केस में? जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पिछले सवाल का जवाब मैंने मुकम्मल नहीं किया था, मैं 1 मिनट उस पर लूंगा। एक चीज होती है बेंच की लीगैलिटी, और दूसरी चीज होती है बेंच की लेजिटिमेसी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो 3 जज बेंच है, लीगैलिटी तो ठीक है कि वो था लीगल, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी नहीं थी। सो ये तो एक बात है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि ये जो गवर्नमेंट डिक्लेरेशन करने जा रही है, ये डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये 2 कवानीन है जिनसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है। एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है 2017 का। और उन्होंने कहा है हर वो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है जिसपे के फंड्स आते हैं फ्रॉम फॉरेन नेशनल और फॉरेन कंपनीज, और यहाँ पे प्लेथोरा ऑफ एविडेंस है, ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि ये फंड्स जो है इन 2 जगह से आए हैं। आप मुझे बताएं उसके बाद गवर्नमेंट क्या करे? हाँ, अगर इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिफीट करने की कोशिश ना करते, कॉन्स्टिट्यूशन से अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसी 3 बेंच ने कहा है कि उन्होंने फ्रॉड किया है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर वो ये चीज ना करते, ऑपोजिशन में बैठ जाते और मिल बैठ के आइंदा के कवानीन मुरतब करते, और फिर ये जो गलत फैसले हुए पीछे, जिससे कि पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, पार्लियामेंट में मिलकर ये सारे फैसले खत्म कर देते, बड़ा दिल दिखाते, आइंदा इलेक्शन में मियाँ नवाज शरीफ भी आते, बेशक जनरल मुशर्रफ भी आ जाते, इमरान खान साहब भी होते, फिर तमाम लोग होते, फिर जो डिस्क्वालीफाई जिनको किया वो सारे फैसले गलत कलअदम करार दे दिए जाते। आप मिलके अदलिया की तश्कीलें नौ करते, एहतसाब के इदारों की तश्कीलें नौ करते। आप तो पार्लियामेंट से न सिर्फ लड़ते रहे बल्कि आइन को भी आपने गिराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने से मजबूर हो गया। इन हालात में आप मुझे बताएं कि जब तक आप अफाम तफहीम नहीं करेंगे, जब तक के सबको साथ लेके नहीं चलेंगे और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे सोचते हुए कि आपको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, तो अब ले लें 2/3 अक्सरियत।
ठीक है सर, ये आपकी बात बड़ी क्लियर होगी, लेकिन अगेन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताएं कि अगर तो वो पैरेलल ड्रॉ करना है आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या मियां साहब के हवाले से भी, तो फिर जाहिर है कि वो फैसले जू के तू रहते हैं। फिर ये फैसला भी इनके खिलाफ अगर आ जाता है तो हयात ना अहली का, तो फिर ये भी हो जाएगा, तो फिर वो तो फैसले वैसे जू के तू रहेंगे। अगर इन पे भी लागू हो गया तो वो भी जू के तू रहेंगे, और अगर इनसे फिर हटा दिया गया फिर उनको वापस लाया जा सकता है। तो अब ये बॉल किसके कोर्ट में? आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो फैसले जू के तू रहेंगे तो वहां पे तो एलिगेशंस जो थी वो बड़ी कमजोर और फ्रेजाइल थी। जहांगीर तरीन के खिलाफ उन्होंने तमाम मनी ट्रेल दे दी थी। सिर्फ लॉज ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी, और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये तो जहांगीर तरीन ने साथा छुपाया है, जो कि मैं नहीं समझता कि सही था, लेकिन वो एलिगेशन बहुत वीक थी। उस फ्लिमजी एलिगेशन पे भी उनको नाअहल कर दिया गया फॉर लाइफ। मियां साहब के खिलाफ उससे भी ज्यादा फ्लिमजी थी कि बेटे से उन्होंने तनख्वाह नहीं ली। तो खासक के खिलाफ जो ओवरवेलमिंग एविडेंस आ गया है कि इनकी जो फंडिंग है वो फॉरेन नेशनल्स की और फॉरेन कंपनीज की है, इन एलिगेशंस पे तो सुप्रीम कोर्ट को तो समझ नहीं आएगी क्या करे। इनको भी नाअहल करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने इनको छोड़ दिया तो सुप्रीम कोर्ट विल बी ऑन ट्रायल। तो सुप्रीम कोर्ट तो हरगिज नहीं चाहेगा कि वो ऑन ट्रायल आए। नहीं, मैं एक इरफान कादर साहब की बात में एक इजाफा करना चाहता हूँ। मेरे नज़दीक एक्चुअली साकिब निसार साहब इमरान खान की मोहब्बत में उनको फंसा कर चले गए। अगर हनीफ अब्बासी वाला केस पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि अब फॉरेन फंड इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दें। तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ गया है, उसकी रोशनी में होगा जो कुछ होगा। तो अब तो वो उसकी रोशनी में होना है, तो उसकी रोशनी तो बड़ी चौधरी मंजूर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उनकी बिल्कुल तारीफ करता हूँ कि मैंने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये बजाते खुद वो साकिब निसार, ये अदलिया जो है इंशाल्लाह इन्होंने जनरल मुशर्रफ के बारे में जो कर दिया है वो भी आपने देख लिया है। इन्होंने कहना है हर किसी को फांसी लगा दो ताकि ये बचे रहें। ठीक है इरफान कादिर साहब, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आज गए थे जमा कराने अपनी रेफरेंस, फिर उसके बाद फौरन वापस ले ली, आपको लगता है कोई चेंज ऑफ हार्ट है? एंड डज इट रियली स्टैंड अ चांस इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? उसको एंटरटेन करेंगे? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो प्रेजेंट कम्प्लेक्शन है उसमें हम ख्याल जजेस जो है माइनॉरिटी में है, इसलिए इन्होंने वापस ले लिया, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ग्रेट, थैंक यू इरफान कादिर साहब। चौधरी मंजूर साहब, आप हमारे साथ वक्फा लेने का वक्त है, लेकिन आई डेफिनेटली नीड योर फीड। थैंक यू इरफान कादिर साहब, एज ऑलवेज अ प्लेजर। वक्फा लेते हैं जी, वापस आते हैं चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे ये जो हलफनामे की बात कर रहे हैं, और अगेन अब इमरान खान साहब ने पैरेलल जोड़ दिया है कि हलफनामा तो एक शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था कि नवाज शरीफ वापस आके अपनी सजा पूरी करेंगे। उस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। आज ये बात कहनी ज़रूरी है कि जो जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने सैलाब ज़दगान के जो मसाइल हैं उन पर फोकस किया हुआ है, आज वो खैबर पख्तूनख्वा गए, तो एक बहुत ही मतलब दिलसोज किस्म का एक मंजर है जिस पे आपकी निगाह टिकेगी, और वो यही है कि एक बूढ़े आदमी जो ज़ईफ़ आदमी है वो फरमा रहे हैं कि हमारे पास 60 साल से कोई आया नहीं है, कोई हुक्मरान नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे ज़्यादा नरम दिल रखती है, सबसे ज़्यादा ईमान में यकीन रखती है, सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करने पर यकीन रखती है, उनका ये हाल है। दूसरी तरफ अमरीकी साजिश और महमूद खान साहब, डोनाल्ड ब्लूम जो सफ़ीर हैं अमरीका के इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम, उनसे मुलाकात करते हैं, और ये सब तनाजुर उस तनाजुर में है जबकि एक अमरीकी साजिश का हिस्सा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, और इनसे पैसे लिए हैं, डॉलर्स लिए हैं, और अपने ज़मीर को बेचा गया है। जी चौधरी मंजूर साहब, अजीब कॉल और फेल में तजाद है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी सियासतदान सच नहीं कहते, लेकिन इतना झूठ कहते हैं, और अब तो सच और झूठ में फ़र्क ही ख़त्म हो गया है। एक तरफ इमरान खान साहब के जो हवारी हैं वो फरमा रहे हैं कि इसमें तो 1 आउंस की करप्शन नहीं प्रूव होती। फिर आपको वो अजीब अजीब वीडियोस भी नजर आएंगी खवातीन की, जिन्होंने कभी 50 पाउंड भेजा, कभी उन्होंने 30 यूरो भेजा। तो ये सच और झूठ की, और ये जो दूध का दूध और पानी का पानी हो नहीं रहा, इसको कैसे फिक्स करें? नहीं, देखिए ना, वो तो एक बात पहले तो मैं ये सैलाब के हवाले से कहना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कोई जब बहुत यहाँ पे इधर और सियासी तमाशे चल रहे थे, मैंने उस वक्त एक ट्वीट किया था और कहा था कि कोई बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दो, बलूचिस्तान बर्बाद हो गया है। पहला जो स्पेल था
उसमें ही, और इतना नुकसान, इतना जानी माली नुकसान हुआ है, लोगों के पास कुछ नहीं बचा, घर नहीं बचे। और अभी जहाँ पे आप जा नहीं सकते वहाँ पे आप क्या तखमीना लगा कर बैठे हुए हैं कि वहाँ पे घर बचे हैं, लोग बचे हैं, उनके माल मवेशी बचे हैं, उनकी फसलें बची हैं, जहाँ पे पहले से इतनी गुर्बत है। आप जब ये कोई जल्जला आता है या सैलाब आता है तो तब आपको पता चलता है इस मुल्क में कहाँ कहाँ पे क्या क्या गुर्बत है, कितनी गुर्बत है। वरना तो हमारा जो सारा मीडिया है वो सिटी सेंट्रिक मीडिया है। मतलब मैं आपको बताऊं, आपका भी फैमिली बैकग्राउंड ज़िम्मेदारी से है कि गंदम की कटाई के दिनों में मैं एक रिपोर्टर की सुन रहा था, बारिश हो रही थी तो वो लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया, इतना सुहाना हो गया, लोगों के चेहरे खिल उठे, और मुझे किसी का फ़ोन आया कि बारिश से हमारी फसल जो है गंदम की वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। वो पुराने ज़माने में कहते ना कि जब गंदम की फसल काट रही होती है या उसको गा रहे होते हैं तो तब तो सोने की बारिश भी होती है, वो भी बहुत बुरी होती है। तो अगर ये हालत है, आप देखने के लिए तैयार नहीं है, और आज आप अभी भी मैं समझता हूँ कि सारा फोकस जो है वो सैलाब पे होना चाहिए। इस बार कराची को कंपैरेटिवली बहुत बहुत बेहतर हैंडल किया उन्होंने, लेकिन कराची का मसला जो है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं करने के लिए तैयार। किसने दरिया बंद किए हैं, किसने वो रास्ते सारे बंद किए हैं? जहां जहां पे पानी का नेचुरल फ्लो बंद होगा वहां पे बर्बादी आएगी। आपने की हुई है, आपने क्या, ये कोई सलमान से इतने सालों से मैं भी देख रहा हूँ, हर साल फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ये डेरा गाजी खान में आते हैं, इधर कोई डैम बने यहाँ पे इस्लामाबाद में प्रपोज्ड हैं डैम्स, ये मारगला की पहाड़ियों से जो फ्लैश फ्लड आना है उसके लिए प्रपोज्ड है। मैंने प्लान देखा है, खुद देखा है। किसी को पता है, किसी को याद है? कोई किसी को पता ही नहीं, याद ही नहीं है। हम तो कोई किसी और तरफ चल रहे हैं। हम अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन खा रहे हैं दो तरीकों से, सोसाइटियाँ बनाकर और मिट्टी की ईंटें बनाकर। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। सारी दुनिया में ब्लॉक्स चल रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम तो कोई चीज़ ना देखने के लिए तैयार है ना सोचने के लिए तैयार है। और आपका एग्रीकल्चर ही 1-2 साल के अंदर आपको टर्न अराउंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ना कुछ सोचने के लिए तैयार है ना करने के लिए तैयार है। रही बात आपकी सर, लेकिन यहाँ कुर्सी बचाने में जो प्रोपेगेंडा है जी, मैंने कहा कुर्सी बचाने के लिए तो हाँ, जब हुकूमतें कुर्सी बचाने तो के लिए ही बैठी रहेंगी या उनके साथ ये खेल खिलवाड़ ही होता रहेगा तो वो नहीं, मैं कह रही हूँ ये खेल अगर चलता रहेगा चौधरी मंजूर साहब, तो ये एक्चुअली परफॉर्म करना या आवाम को सर्व करना कब करेंगे? अगर एक स्विस खत का हवाला आ जाए, कभी मेमो गेट आ जाए, कभी डॉन लीक्स आ जाए, अगर आपने करना है। जुल्फकार अली भुट्टो को कितना टाइम मिला टोटल? आप जरा उनके दौर के देखें, जरा आइन को देख ले, कोई उदारा उठाकर देख ले, आपको पीछे जुल्फकार अली भुट्टो नजर आएगा। वो सैलाब के साथ चले थे। आपको याद है वो हर जहां पे सैलाब जाता था उस शहर में चले जाते थे, और आखिर पे उन्होंने कहा कि मैंने सैलाब को समुद्र में डुबो दिया। लोगों का यकीन था। अब आपको ये करनी है चीजें, वरना लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है, सियासत पे उठता चला जा रहा है, बाकी इदारों पे उठता चला जा रहा है। एक कियोस है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई मायूस आदमी नहीं हूं, लेकिन हम तेजी के साथ किसी अनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं। और खान साहब जो हैं उसमें उनमें दोनों वो टेंडेंसीज पाई जाती हैं। वो अनार्किस्ट टेंडेंसी भी पाई जाती हैं और वो फाशिस्ट टेंडेंसी भी पाई जाती हैं। जो उनका मुखालफ है वो दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है, गद्दार है, इस्लाम दुश्मन है। जो उनका हमायती है वो जो मर्जी करके आ जाए, वो आबे ज़मज़म से नहाकर आ जाता है। अब इस बात का क्या सलूशन है? रही बात ये कि उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रोपेगेंडा पे है, सोशल मीडिया के ऊपर है। और दूसरी तरफ अब इंटरव्यूज़ क्यों नहीं देते आप? वो मियाँ नवाज शरीफ को कहते थे कि वो अपनी मर्जी के एम्पायर खड़े करके क्रिकेट खेलता था, वो अपनी मर्जी के बॉलर लगाता था। तो आप नहीं अपनी मर्जी के बॉलर लगा रहे। जिन लोगों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं वो तो आपके ही मदासरा हैं। आप लेकर आए ना, आपको दे इंटरव्यू, बाकी लोगों को दे ना इंटरव्यू, पता चले हकायक क्या है। लोगों के सामने तो कुछ नहीं, उन्होंने रोज़ टीवी पे आना होता है, रोज़। आप ज़रा देखें, फिर उसके क्लिप्स बनते हैं। आप मुझे इस मुल्क में बताएं किसी ने टिकटॉकर्स के साथ मुलाकात की है? नहीं की। उन्होंने की है ट्विटर वालों से, ट्विटर हैंडलर से उन्होंने की है, फेसबुक वालों से उन्होंने की है, इंस्टाग्राम वालों से उन्होंने की है। और इसकी बहुत बड़ी बाहर कंपनियां बनी हुई हैं
जिनको हायर किया हुआ है, और वो चला रही हैं सारे का सारा। और एक नौजवान जिसका कोई हिस्ट्री का नॉलेज डॉक्ट्रिन में तो उनका कोई सानी नहीं है, 100 बार एक चीज आएगी वो उसको सच मान नहीं लेगा। नहीं, अगर एक नौजवान जो टीवी नहीं देख रहा आजकल, वो मोबाइल पे देखता है, उसके पास 100 बार अगर एक चीज दोहरा के मुख्तलिफ एंगल से जाएगी, वो उसको सच मान लेगा। यही वो कर रहे हैं, यही हिटलर का तरीका वारदात था, यही मसोलिनी का था, यही सारा उनका था, वही वो कर रहे हैं। तो सर कॉमन डिनोमिनेटर तो इमरान खान है, तमाम जमातें एक साथ हैं, लेकिन क्या वजह है कि 13 जमातें इमरान खान साहब का तोड़ नहीं निकाल पा रही? और अगर वाकई 2/3 मेजोरिटी उनको मिलनी है और अगर ये होना है तो फिर इलेक्शन में चले जाना चाहिए। मतलब फिर मुझे वेट एंड वॉच का क्या मामला है इतना? और ये हाथ पैर बंधे हैं, कभी खुले हैं, कभी पता नहीं क्या है, ये किस चीज की मसलियत और मजबूरी है? नहीं देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी इस वक्त आपका मुल्क किसी इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं है। हम डिफॉल्ट से वापस आ रहे हैं, अभी आए नहीं है मुकम्मल, कोशिश हो रही है आने की। और आपका वो जो 90 दिन का स्पैन है, वो खतरनाक स्पैन होगा इस वक्त। आप वापस आ जाएं, डिफॉल्ट से निकला। और फिर मुझे इस बात की नहीं समझ आती, हमारे लोग तो हर चीज़ को लेते हैं ना, मतलब एटम बम चलना चाहिए, जो वो चला देंगे जी, हमने कोई किस लिए रखा है। जैसे शुरलियाँ पटाखों की बात करते हैं, इसी तरह डिफ़ॉल्ट पे बात करते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़र्ज़ कर लें, अगर ऐसा ना हो, मेरी दुआ है ऐसा ना हो, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होता है? आपका केमिकल बंद हो जाएगा, आपकी सारी टेक्सटाइल, आपकी लेदर, आपकी पेस्टिसाइड्स, आपकी डीएपी, वो इंडस्ट्री को तो छोड़े, आपकी बाकी एग्रीकल्चर की पैदावार आदि रह जाएगी। अगर तेल आना बंद हो जाए, जो श्रीलंका के अंदर जिस तरह से हुआ, आपकी 70% बिजली निकल जाएगी। आप कैसे सरवाइव करेंगे? आप ये मैंने दो छोटी छोटी मिसालें दी आपको। अब बाकी चीज़ें कितनी आ रही हैं और वो डिपेंड कितना है आपका। ये बात ठीक है कि हमने अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर नहीं किया, अपने रिसोर्सेज पे बात नहीं की, अपने रिसोर्सेज को हम अपनी जो है वो चीज़ों को हमने उस तरह से दुनिया के अंदर प्रेजेंट ही नहीं किया। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे रॉ मटेरियल के तौर पर भेज रहे हैं, यहाँ पे उनको कुछ नहीं। चौधरी साहब, लेकिन अब करना क्या है? अब ये आपको लगता है कि रेफरेंस दायर हो जाएगा क्विकली? सॉरी जी, मैंने कहा समराइज करने के लिए सिर्फ ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा। जाहिर है क्या फैसला हो गया कि रेफरेंस दायर होगी। अब ये लार्जर बेंच बनता है, मैं तो कहता हूं कि जजेस रहते हैं, नहीं रहते। नहीं, देखिए ना, रेफरेंसेस कई आने हैं। इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस है, उसने अपने तौर पर चलना है। हुकूमत रेफरेंस भेज रही है फॉरेन फंडिंग का, वो हुकूमत का काम है, उसको करना चाहिए। हनीफ अब्बासी साहब सुने वापस जा रहे हैं, वो भी होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो KESC का 87 अरब रुपया या 83 अरब रुपया चोरी होकर बाहर गया और वापस PTI के अकाउंट्स में आया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और कौन करेगा तहकीकात? FIA करेगी। कैसे चोरी और कैसे ये माफ, कैसे बशीर मेमन को कहते थे कि वो मैं राइट ऑफ कर सकता हूं, आप कैसे कर सकते हैं? और ये कमाल की मिसाल है। रोज जो प्राइवेटाइजेशन के गुण गाते हैं, मैं उनके सामने 2 इदारे रखता हूं, बाकी को बहुत किसी वक्त आप प्रोग्राम करें इस पे। एक मैं KESC रखता हूं। हालत क्या है KESC की आज? कितनी इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितना पैसा चोरी करके गया, कितना गवर्नमेंट से पैसा आज भी ले रहे हैं। और दूसरा PTCL है, क्या हाल है, क्या कर दिया गया? तो ये चीजें हैं जिन पे फिर हम बहुत शुक्रिया। हम तो गवर्नमेंट में रहते हुए मुखालफत करेंगे। ये जो इदारे बेचने की बात कर रहे हैं, बेशक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, लेकिन हम अपोज करेंगे इसको। ओके, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, हमें ज्वाइन किया जी। निसार चीमा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाब का ताल्लुक है। निसार चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपने अगर चौधरी मंजूर साहब को सुना, उन्होंने बड़ा पॉइंटेडली कहा है कि ठीक है, ये तो आप रेफरेंस दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो लार्जर बेंच बनाएगी या 3 मेंबर बेंच कायम रखेगी। अब इन तमाम मामलात से दूर परे एक और मसला है, जो 83 अरब रुपए KESC के जो सिंध में आने थे, वो वापस दे, वो मुल्क से बाहर गए, फिर वापस वो मिस्टीरियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स में शुमार हो जाते हैं। तो अब इसके खिलाफ तो FIA को आपने शुरू करवाना है उस पे काम। तो इस पे क्या रुकावट है आपको? इस पे आपको फोकस क्यों नहीं है? नहीं, कोई रुकावट नहीं जी, बिल्कुल हम इसमें जो भी जरूरी स्टेप्स हुए वो लेंगे। लेकिन सना जी ध्यान में रखिए, ये जो बुनियादी जो चीजें हैं, अगर कि इस पर बड़ी बात हो चुकी है
लेकिन ये देखिए कि ये केस बिल्कुल एक क्लियर केस है, गलत बयानी का, झूठे हलफनामे का, कंसीलमेंट का, गैर मुल्की शहरी जो है उनसे फंड लेने का, और जो गैर मुल्की देंगे आपको फंड जा रहा है अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीजें मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी हुई, कंसीलमेंट हुई और ये झूठे हलफनामे हुए कि आर्टिकल 62 से 63 को बरोकार नहीं आना चाहिए। देखे ना, एक पूरी दुनिया की अदालती तारीख में इससे ज्यादा मर्द का खेल बुनियाद नहीं हो सकती किसी लीडर को डिस्क्वालीफाई करने की, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को किया गया। तो मैं तो समझता हूँ, मेरा तो मुतालबा ये है कि इमरान खान का केस और मियां नवाज शरीफ का केस दोनों इकट्ठे सुने जाए, फुल बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट का। और अगर ये है कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो फिर ये, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती तो फिर ये है कि मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए। एक यानी है कि जैसे इंसाफ और होता हुआ नजर भी आए। चीमा साहब, वो आपकी बात बिल्कुल बजा आप फरमा रहे हैं और बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। एक फैसला गलत हुआ है और हमारे हिस्टोरिकली ये गलत फैसलों में इस फैसले को हमेशा शुमार किया जाएगा कि ठीक है, अकामे पे निकाल दिया कि चूंकि वो उनके बेटे थे और अगरचे वो तनख्वाह ले सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं ली इसलिए उनको अकामा में बाहर कर दिया गया और ताहयात नाअहल कर दिया गया। फिर उनसे पार्टी लीडरशिप भी ले ली गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का केस साथ सुना जाए तो हम इंतजार करें कि रेफरेंस दायर हो, 3 दिन में वो पेशी करें, तो सिर्फ ये मियां साहब की वापसी है या ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर इंसाफ है? नहीं, ये देखिए, इनका तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मियां साहब का तो देखे ना, वही जो आपने कहा कि बेटे से तनख्वाह लेनी थी वो क्यों नहीं शो हुई, लेकिन जो ली नहीं है वो शो क्यों नहीं हुई। तो इस तरह का मैंने कहा कि पूरी दुनिया की जुडिशियल हिस्ट्री में इस तरह का एक रिडिकुलस, एक ये है कि बेस नहीं हो सकती, एक ग्राउंड नहीं हो सकती इस तरह किसी लीडर को डिस्क्वालीफाई करने की। तो ये तो बड़ी वैलिड ग्राउंड है इमरान खान के खिलाफ कि देखिए ये कि झूठ बोला, झूठे हलफनामे, कंसीलमेंट हुई और 13 या 16 अकाउंट्स की गैर मुल्की शहरियों से फंड देते रहे, मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी हुई और बार बार वहाँ और ये है कि हम नहीं लेके गए केस, भी एक उनके अपने ये घर के बेदी थे, फाउंडिंग मेंबर थे, वो लेके गए। फिर ये है कि उन्होंने ये भी कहा जी आप जब वजीरुद्दीन साहब से ये इंक्वायरी करवा ले, वो भी यार उनको गवारा नहीं था, दामन साफ नहीं था चूंकि। तो इलेक्शन कमीशन में ये है कि ये बार बार कहते रहे कि नहीं इसको खुफिया रखे जी, इसको खुफिया रखे, अवाम के सामने ये हकायक ना आए, क्योंकि ये है कि ये दामन आलूदा था, ये इसी वजह से ये कहते रहे। तो बात यह है कि क्या ये नहीं इस तरह के। और दूसरी बात ये सर, मैं आपको बताऊं कि पूरे मुल्क में इनकी जो फॉलोइंग है, मुल्क के अंदर और बाहर, बिलखसूस नौजवानों में, नौजवान बड़े ठीक है, ये बता दीजिएगा। मगर वो ये इमरान खान साहब का मानना है, एक तो ये कि इलेक्शन कमिश्नर आपका है, ठीक है, वो आपके हाथ की कठपुतली है, आप लोगों ने पता नहीं न्यूट्रल्स को इन्फ्लुएंस किया या न्यूट्रल्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि शेख रशीद साहब का खाता है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के हलफनामा तो वो भी है जो शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया था कि नवाज शरीफ साहब वापस आके अपनी सजा पूरी करेंगे। तो इस पर आपका रिस्पॉन्स? नहीं, देखिए पहली बात ये है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या मुस्लिम लीग नून ने इनको मुकर्रर किया हुआ है, या ये कि प्राइम मिनिस्टर ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मिलकर फैसला किया और उस वक्त तो बड़ी इनकी तारीफें करते रहे। असल में उनके खिलाफ भी उस वक्त हुए जब दस्का के इलेक्शन में उन्होंने इनकी धांधली का नोटिस लिया, और जो धांधली, लेकिन क्या वो ठीक कह रहे हैं इमरान खान साहब के उस वक्त इनकी तकर्रुरी पर डेडलॉक हो गया था? क्या ये ठीक कह रहे हैं वो? नहीं, देखिए मुझे तो ये पता है कि ये बड़ी तारीफें करते रहे, जमीन आसमान की किताबें मिलाते रहे उनकी शान में। और ये भी मुझे पता है कि जब तक डस्का के इलेक्शन में उन्होंने पीटी गवर्नमेंट की धांधली का नोटिस नहीं लिया, वो इनके लिए काबिल कबूल थे। दूसरी तरफ ये है कि देख लें, अंदाजा करें डबल स्टैंडर्ड इनके, ये उनसे असल में इनको ये अब रंजिश ये है कि उन्होंने मेरिट और इंसाफ की बुनियाद पर फैसला क्यों किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तारीख इंसाफ तो किसी कीमत को गवारा नहीं। तो सर अब हलफनामे का जवाब देने में बस वक्त कम है। जी चीमा साहब, सॉरी अब आपको तो तंग करी हूं, लेकिन प्लीज अगर आप हलफनामे वाला जवाब दे दें कि शहबाज शरीफ साहब का भी हलफनामा है, वो भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, वो तो उन्होंने एक एश्योरेंस दी, बिल्कुल एश्योरेंस दी, लेकिन ये है कि ये साथ उसमें शामिल है कि जब उनके मुआलिजीन जो है वो इजाजत देंगे सफर की, उनको आने की, तो फिर वो आएंगे। ये उसमें मशरूत है जी, ये उनकी यकीन दहानी जो थी वो मशरूत थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ।
करोड़ों पैसे यहाँ से इस मुल्क से बाहर ले जाए गए, उसके बाद करोड़ों ही मुल्क में आए या पार्टी के फंड में आए। अब मामला यह है कि सच और झूठ में जो फासला है वो कम से कम तर होता जा रहा है, लेकिन इससे बहुत दूर जो आवाम के शऊर हासिल करने और बेदार होने पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क में करप्शन का मसला सिर्फ 16% लोगों के हवाले से होता है। सिर्फ 16% लोगों को करप्शन बड़ा मसला लगता है। हमारे जो 81% यानी कि 81 जो परसेंटेज है इस मुल्क का, जो 4000 का सैंपल जो सर्वे हुआ है फ्रांस के इदारे का PSOS का, उसके मुकाबले में उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त गुर्बत है, महंगाई है। और इस मामले को समझने के लिए कुछ जो स्टेप्स लेनी है वो बहुत ज़रूरी हैं, और इन स्टेप्स का कोई लेना देना नहीं है कि कौन पावर में रहता है कौन पावर में नहीं रहता, लेकिन एक्चुअली में डिसीजंस जल्दी होनी है ताकि अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सके। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है, और जिस अवाम से आप वोट लेते हैं उनको सर्व करना आप पर फ़र्ज़ है, और जो भी करना है, जिसको भी वापस लाना है, जिसको भी भेजना है, मेरा ख्याल है अब जल्दी हो जाना चाहिए ताकि अवाम के ऊपर फोकस किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।